नागलोक का ये बुद्ध सूर्य महाविहार है और इस महाविहार में अभी अभी समण संघ की जो संगीति है उसका ये जो पब्लिक इंटरेक्शन था वो खत्म हो चुका है। समण संघ के जो लीड करने वाले लोग हैं इस समय, वे लोग इस हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि समण संघ इस नाम पर लोगों के पास बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं सबसे पहले तो बात करूंगा जिनको मैं टीम 22 के नाम से जानता हूं, सुधीर राज सिंह जी, जो अभी वी के नाम से सबके सामने हैं। सुधीर राज जी, नागपुर में आप हैं, बुद्ध सूर्य बुद्ध विहार में संगीति का ये जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन ये बात इस वक्त भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाई कि समण संघ क्या है। संघ का तो खुलासा है, संघ का खुलासा तो है, संघ तो सब जानते हैं जी। आपके नागपुर में भी एक ही बच्चा संघ को जानता है और रोज कहते हैं संघं शरणं गच्छामि। तो कोई मना नहीं कर सकता कि हम संघ को नहीं जानते, पर समण को नहीं जानते ये बात हम समझ सकते हैं, पर श्रमण को जानते हैं सारे। जो श्रमण संस्कृति कही थी बाबा साहब ने कि दो तरह की संस्कृतियां हैं, एक श्रमण संस्कृति और एक ब्राह्मण संस्कृति। उसमें जो श्रमण शब्द है वो संस्कारित है, बदला हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हम संस्कृत में बोलते हैं, पर पाली में बाबा साहब ने उसको समण बोला है 16वें वॉल्यूम में। तो पूरा जो ओरिजिनल शब्द है हमारा वो है समण संखति, यानी झगड़ा जो है वो समण संखति और वमण संखति का है, अगर हम ओरिजिनल भाषा में कहें। अच्छा, तो हम मतलब जिसे बाबा साहब कहते हैं कि ये यहाँ की बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति, इनका जो सांस्कृतिक संघर्ष है। हाँ, दरअसल वैदिक संस्कृति भी हमारी है, क्योंकि वेद की जो जितनी जानकारी है वो वेदंत को बुद्ध ने पैदा की है, उनको वेदंत को भी बोला करते थे। तो वेद हमारे हैं, वैदिक जानकारी है, और वेद के अंत तक जानने वाले जो गुरुजी हैं वो वेदंत गु हैं, वो बुद्ध हैं। तो वैदिक जानकारी तो हमारी है, पर जो अवैदिक जानकारी है वो ब्राह्मणों की है, क्योंकि उनके पास कोई वेदों की जानकारी नहीं है। अच्छा, जो उसमें कुछ मिलावट है। नहीं, वो वेदों के बारे में, वो वेदनाओं के बारे में नहीं जानते ना। उनका अध्ययन वेदनाओं के बारे में नहीं है, उनका अध्ययन है हमला कैसे करते हैं, जानवर कैसे मारते हैं, लोगों का कैसे खाते हैं, अटैक कैसे करते हैं, गोरिल्ला अटैक कैसे होता है, छुपकर अटैक कैसे होता है, घात कैसे होता है। उन्होंने अनुसंधान नहीं किए। अगर उन्होंने वेदनाओं पर अनुसंधान किए होते तो वहीं कर लेते जहाँ से वो लोग आए थे। वेदनाओं के अनुसंधान हमारे हैं। बुद्ध 11 साल की उम्र में वेदना पे अनुसंधान करते हैं, 11 साल की उम्र में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अपने खेत पे। तो क्या मोटे तौर पर यह समझा जाए कि समण संघ जो है ये बुद्ध की विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहा है? उससे पहले जब बुद्ध नहीं थे और सिद्धार्थ गौतम थे, और उस समय जब 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने समण संघ, साक्य समण संघ में प्रवेश किया, बाबा साहब किताब में लिखा हुआ है। और 21 साल की उम्र में साक्य गणराज्य समण संघ का जो उन्होंने, उनकी जो संघ में आने के जो कंडीशन थी उन शर्तों को माना और फिर उसके मेंबर बने। और फिर जब कोलीय समण संघ से युद्ध हुआ, उसके उन्होंने मना कर दिया तो संघात हो गया। तो 3 उनको सजाएं मिली संघात में, और फिर उनको जो समण संघ छोड़ के जाना पड़ा, साक्य समण संघ छोड़ के। तो उससे पहले यानी कि बुद्ध का तो धम्मिक समण संघ था, जो धम्म का था, भिक्खुओं का था। पर उससे पहले तो बुद्ध ना तो भिक्खु थे और ना बुद्ध थे। जब वो लड़के थे, जब वो 21 साल के थे, उस समय वो जिस संघ में प्रवेश करके गए। अभी इस वक्त में जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त में समण संघ कैसा देखते हैं? इस वक्त में समण संघ वैसा ही देख रहे हैं जैसा बुद्ध से पहले था। अच्छा। और जो वज्जी लोग इसको चलाया करते थे और वज्जी लोग जीता करते थे, जो बुद्ध ने भी कई बार जिक्र किया है। ये बड़े कमाल की बात है कि समणों का संघ दुनिया में सबसे पहला प्राकृतिक संघ है, और दुनिया संघ को लेके घूम रही है, और हम उनके संघ को बोलते हैं पर अपने संघ पे बात तक नहीं करते, उसको जानते नहीं। और बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि। तो आप मुझे बताइए फूले जी, क्या आप भिक्षुओं के संघ में जा सकते हो? क्या आप भिक्षु तो नहीं हो? तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि भिक्षु संघं शरणं गच्छामि, उन्होंने कहा है संघं शरणं गच्छामि। भिक्षु भिक्षुओं के संघ की शरण में जाए, भिक्षुणी भिक्षुणियों के संघ की संघ में जाए, उपासक और उपासिका अपने अपने जो संघ उनमें जाए। आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी वहाँ जाएगा जहाँ सिद्धार्थ गौतम 21 साल की उम्र में अपने संघ में गए थे। वो धम्मिक संघ नहीं था, वो सामाजिक संघ था। ये सामाजिक संघ है, ये धम्मिक संघ नहीं है। मतलब ये इसका पूरा कार्य जो है वो सामाजिक है, पूरा 100% शुद्ध एकदम सामाजिक है, समाज के उत्थान के लिए। इसके बहुत प्यारे उद्देश्य हैं कि हमें अपनी सुख, अपनी सुरक्षा और अपने विकास पे काम करना है, जैसे पहले करता था संघ। एडवोकेट साहब, यदि मैं समझना चाहूँ कि जब अभी जैसे मैं सुधीर राज जी से बात कर रहा हूँ तो वे कहते हैं कि अपना सुख,
अपनी समृद्धि, अपना विकास, बस ये हमारा एजेंडा है ना? तो इस एजेंडा को अगर समझना चाहे तो कैसे समझे? देखिए, संघ का कोई निश्चित एजेंडा नहीं होता है। संघ का जो बिगर टारगेट है, जो बिगर एजेंडा है, वो जैसा एक आम इंसान का एजेंडा होता है जीवन में सुखी रहना, खुश रहना और सुरक्षित रहना, संघ का भी वो एजेंडा है। लेकिन समय समय पे संघ ये तय करता है कि उसको आगे काम क्या करना है। जैसे जैसे संघ के सामने समस्याएं आती हैं, वैसे वैसे संघ उनका निवारण निकालता है। जैसे जैसे संघ को ये लगता है कि आगे ये काम करना है, तो संघ बैठता है और तय करता है कि इस काम को कैसे करना है। जैसे जैसे संघ को लगता है कि आगे जाके हमको ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसकी हम जो है शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके आगे लेके जाते हैं। संघ का कोई अगर बिगर एजेंडा अगर आप सोचेंगे कि संघ का कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, या संघ का कोई धार्मिक एजेंडा है, या संघ का किसी और तरीके का एजेंडा है, जैसे 29.5 लाख लोगों के एजेंडे ऑलरेडी चल रहे हैं जिससे हमारी टूट हो गई, ऐसा संघ का कोई एजेंडा नहीं है। संघ का तो एक लाइन की सिर्फ बात है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने सुख और खुशी के लिए, अपने बच्चों की सुख और खुशी के लिए। संघ एक बहती हुई नदी है, जैसे जैसे जगह मिलती जाती है रास्ता बनाता हुआ चला जाता है, और रास्ता बनाता चला जाता है, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, और जहाँ जहाँ जगह नहीं मिलती वहाँ अपना रास्ता खुद खोद देता है। अभी कोई ठहराव नहीं है। इस वक्त में अगर देखा जाए कि संगीति का आज का जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो अभी खत्म हुआ है। संगीति खत्म हुई या नहीं मैं नहीं जान रहा हूँ, खत्म हो गई है? नहीं, संगीति के कल तक चलेगी। हाँ, संगीति के कई सारे चरण हैं। पूरे देश से यहाँ पे करीबन 14 से 15 स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं, और अच्छी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे लोगों ने जो है कमरे में सोने के लिए जगह भी नहीं बची नागलोक के अंदर, तो लोगों ने ज़मीन पे सोना पसंद किया। लेकिन संघ के लिए वो कहीं भी सोने को तैयार हो जाते हैं। शेयर करके सोए हैं, शेयर करके खाना खाया है। इतने सारे लोग आए हैं, ये कई चरण में चला। 12 तारीख को लोग आए, 12 तारीख को आकर के उन्होंने अपने परिवार की, अपनी आपस की बातें करी, खेल खलियान की बातें करी, जो है अपने सुख दुख बांटे। 13 तारीख को संघ का सदन लगा, जो आप एजेंडा की बात कर रहे थे, संघ का सदन लगा, और संघ ने तय किया कि आने वाले टाइम में संघ क्या काम करेगा, कौन से सारे नियम है जो संघ को आगे लेके जाएंगे, कौन से ऐसे नियम है जिन पे संघ काम करेगा, उन सारे नियमों को संघ ने पारित किया। आज 14 तारीख को जो हमारे नागपुर के अपने लोग थे, नागपुर के लोकल लोग थे, महाराष्ट्र के लोकल लोग थे, उनसे इंटरेक्शन हुई है, उनसे बात हुई है, उनके सवालों के जवाब दिए हैं। संघ ने उनसे सवाल किए हैं, उन्होंने संघ से सवाल किए हैं, उनके जवाब दिए हैं। अब कल 15 तारीख को भिक्खू संघ के साथ बात होगी, और उसके बाद यहाँ पे जितने बाहर से लोग आए हैं वो अपने 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 जो स्टेट्स हैं अपने घर वहाँ चले जाएंगे, और फिर अगले साल नागपुर आएंगे, क्योंकि बाबा साहब कह के गए हैं कि नागपुर हमारी कल्चरल राजधानी है। यदि मैं ये जानना चाहूँ कि इस समय समण संघ ने किस समस्या को आइडेंटिफाई किया इन 3 दिनों में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, समण संघ कभी भी कोई समस्या को, कोई नई समस्या को आइडेंटिफाई नहीं करता है। समस्या हमारे सामने सारी हैं। हमारे जितने भी महासमण हैं उन सारी समस्याओं को सोल्यूशन देके गए। हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका निवारण हमारे सामने नहीं है। हमारी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका निवारण हम कर नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई भी समस्या है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, उसका सबका जो समाधान है वो संघ के एक नारे में है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जैसे जैसे जुड़ जाएंगे वैसे वैसे जीत जाएंगे। हम जब इकट्ठा हो जाएंगे, कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हम चुटकियों में कर देंगे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि एकता जो होती है वो संगठन में होती है, और संगठन में एक ताकत भी होती है। ये जो अभी हम एडवोकेट साहब से बात कर रहे थे, तो ये ताकत और संगठन की बात है कि संगठित हो जाओ, इकट्ठे आ जाओ और जीतो। कटके साहब यहाँ पर हैं। कटके साहब, यदि हम ये समझना चाहिए कि इस समण संघ की अभी आने वाली जो एक्टिविटी है, इसके विषय में अगर समझना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि समण संघ क्या इसी तरह से बिना किसी नेतृत्व वाला, बिना किसी कार्यकारिणी वाला, बिना किसी डोनेशन कलेक्शन वाला, तो क्या कहेंगे आप? पहले बात मैं इतिहास का संदर्भ देना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने कभी खुद को संघ का नेता नहीं माना। बाबा साहब भी कहते हैं कि मेरी बात पर विश्वास करो, पर बाबा साहब ने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं आपका एब्सोल्यूट नेता हूँ। बुद्ध का तो कहना था कि संगे सत्ती, संगठित हो जाओ, संगठित होने में ताकत है। इसको संगे सत्ती कहते हैं बुद्ध। बाबा साहब 20 जुलाई 1924 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया था। उनका जो ऑब्जेक्टिव था उसमें लिखा है एजुकेट, एजिटेट एंड यूनाइट। तो बाबा साहब वहाँ पर कहते कि पहले आपको यूनाइट होना होगा, संगठित होना होगा। तो इन्हीं हमारे बाबा साहब जैसे फुले, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सम्राट अशोक, इन्हीं पुरखों के विचारों से हमने ये तय किया है कि ताकत कब आती है
जैसे छत्ता होता है ना, ये मच्छियों का, मक्खियों का, उनको आप एक पत्थर मार के देखो क्या होगा, सारे के सारे भिड़ जाते हैं। तो ताकत किस में है? जब आप संगठित हो जाओगे, अगर कोई आक्रमण करेगा कोई आपको मार ही नहीं सकता, क्योंकि छत्ते को कोई जानबूझकर पत्थर नहीं मारेगा। उसको पता है कि सारी मक्खियाँ एक तरीके से आएगी और आपको खत्म कर सकती है। लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। आधुनिक काल का मैं उदाहरण देता हूँ। 2 अप्रैल 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट में अधिकार नहीं होते हुए एट्रोसिटी एक्ट रद्द किया था, कुछ भी नहीं हुआ। लीडरलेस लोग 15 लाख लोग रास्ते पे आए, एक दिन का संघ बना, गवर्नमेंट सत्ते में आई, उसको लगा कि नहीं, एट्रोसिटी एक्ट रीइंस्टेट होना चाहिए। ये संघ की ताकत है। हम जब इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो जो हमारे ऊपर दुश्मन या को हम दुश्मन तो कहते नहीं, हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप इकट्ठा हो जाओ, आपके ऊपर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हाथ उठाए। तो संघ की बेसिक फिलॉसफी है कि जिस दिन आप जुड़ जाओगे, इकट्ठा आ जाओगे, उसको बाबा साहब ने कहा सॉलिडेरिटी जो है, एकता का महत्व इतना है। जब सॉलिडेरिटी होगी ना, तो आप सॉलिड हो जाओगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए समन संघ ने कहा कि इकट्ठा हो जाओ, आपकी सॉलिडेरिटी हो जाएगी, फिर फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, ये सारा कुछ आता है। मानवीय समुदाय को उसकी उन्नति के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो उसको हैप्पीनेस चाहिए होता है, उसे हैप्पीनेस आता है उसके सामाजिक सुरक्षा से, उसके सामाजिक न्याय से, और इस पर ये समन संघ ये सोच रहा है कि इकट्ठे आ जाओ तो फिर काम ये चल सकता है। एडवोकेट साहब, मैं अंतिम टिप्पणी लेना चाह रहा हूँ आपसे, इस बातचीत को भी पूरा करना चाहूँगा कि समन संघ इस वक्त में हमारे दर्शकों के लिए अगर आपके माध्यम से कोई संदेश देना चाहे तो क्या होगा? देखिए, बुद्ध ने भी बताया है कि संगं शरणं गच्छामि। हमारे जो महासमण आए हैं वो भी सब कह के गए, साधु संगत करो, संग में रहो, संगति करो। बाबा साहब भी कह के गए हैं, संगठित रहना है। तो ये एक जो लाइन है, और आपने भी सुना होगा कि जो जितने भी सिख लोग हैं वो भी ये कहते हैं एक ओंकार, यानी एक में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, और जो एक है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। एक का मतलब नहीं है एक व्यक्ति, एक का मतलब है एकता। यहाँ पे जब हम बात करते हैं एकता, और समर संघ जो काम कर रहा है वो उस एकता को बनाने का कर रहा है। समर संघ का काम जो है वो सोशल और कल्चरल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपना जो पुराना कल्चर है जो हमको जिताया करता था, जैसे वज्जी लोगों का फॉर्मूला, सन्निपात बाहुल करने का काम, साथ में बैठने का काम, एक दूसरे के सुख दुख में आने जाने का काम, वो सारे काम जो हम पहले किया करते थे, वो जब हम पहले फिर से करने लगेंगे तो हमको जो इकट्ठा होने की ताकत है उसका जो है रिजल्ट बहुत जल्दी आने लगेगा, उसका बहुत काम आने लगेगा। बाकी एक बार मैं चाहूंगा कि आप ये एसपी परिहार सर हैं, आप इनसे एक बार बात करेंगे तो और बताएंगे। जी। परिहार साहब, अगर इस बातचीत को मैं पूरा करना चाहूँ तो आपका जो अंतिम प्रतिसाद होगा वो क्या होगा? किस बारे में? समन संघ की इस संदेश के बारे में। समन संघ है, ये समनों का पुराना ही संघ है, जो समता में रहने वाले लोग, और जो इसे जस्ट रिवर्स जो विचारधारा जिनकी, वो विषमता में रहने वाले लोग हैं। तो जो समता में रहने वाले लोगों का ये संघ है। जब हम इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, कुछ नियम नियमावली है, जैसे 10 गोल्डन रूल है, उनको मानेंगे। अगर हम आत्मसात करेंगे तभी इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं इकट्ठे भी नहीं हो सकते। जो विषमता में रहते हैं, कहने को कहें चाहे जो विषमता वाले कुछ लोग हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए इकट्ठे भी हो जाएं, लेकिन वो दूसरे लोगों को बांट के, जो उनके अंदर विषमता पैदा करके कहीं ना कहीं हो सकता है। तो हम जब इस बात को समझ जाएंगे कि हम समता में रहने वाले लोग हैं और इकट्ठे होंगे और उन नियमों को मानेंगे, तो इकट्ठे भी हो जाएंगे। और जब इकट्ठे होंगे तो हमारे सुख सुरक्षा जो भी हम चाह रहे हैं सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि पहले भी हम समता में जब इकट्ठे थे रहने वाले, तो हमारा ही सब कुछ था। हम ही राजा थे, हम ही डॉक्टर थे, हम ही इंजीनियर थे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी। और जैसे जैसे हमारा संघ बिखरा और हमारे अंदर जो विषमतावादी लोगों ने, या हमने उस विकारों को जो अंदर आत्मसात किया या हमारे अंदर डल गई, तो उसके बाद हम बिखर गए और 400-500 सालों में हमारी ये हाल है। फिर दोबारा से हम वापस इसे मिला रहे। हमारा जो एक लाइन का जो एजेंडा संघ का, अपनी खुशी, अपनी समृद्धि, अपना सुरक्षा है, उसका जो अचीवमेंट है वो सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है कि जितने भी लोग भारत में काम कर रहे हैं, समणों के लोग, उनको अगर ये लगता है कि उनको एजुकेशन का काम करना है तो लोगों पे ही करेंगे, उनको लगता है उनको पॉलिटिकल काम करना है तो लोगों पे ही करेंगे,
उनको लगता है कोई रैली निकालनी है तो लोगों से ही निकालेंगे, उनको लगता है कहीं पे कुछ बनाना है, इमारत बनानी है, कुछ करना है, वो लोगों से ही करेंगे। लेकिन अगर उनको जीतना है तो उन सब लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। 29 लाख संगठन है हमारे, अगर वो 29.5 लाख संगठन एक साथ नहीं आएंगे, हमको मरने से कोई नहीं रोक सकता, हमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कल को हमारी ही औलादें हमें गालियां देंगी, कल को हमारी ही औलादें हमको पत्थर मारेंगी, हमारी फोटो देख के हमको कोसेंगी कि ये हमारे पूर्वज, ये हमारे बाप दादे, ये हमारे पुराने लोग कुछ नहीं कर पाए, ये हमारे लिए एक ऐसी सुरक्षा भी क्रिएट नहीं कर पाए कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। आज की तारीख में हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अगर आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण नहीं है। आप अगर सेफ्टी की बात करते हैं, सेफ्टी नहीं है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी नहीं है। आप फाइनेंसेस की बात करते हैं, फाइनेंसेस नहीं है। हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। पहले हुआ करती थी, 20-25 साल पहले कुछ फायदे थे, अब कुछ भी नहीं है। तो अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है, समर संघ ये सब लाएगा। समर संघ ये सब तभी लेके आ सकता है जब समर संघ में उसके रहने वाले लोग चाहेंगे। और संविधान का तो सीधा सा सीधा कहना है, इकट्ठे होके आ जाओ, अपना अधिकार ले जाओ। जिस दिन 51% आ जाओगे उस दिन अपने अधिकार ले जाओगे। 51% अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो संविधान को बचाने के लिए या संविधान की बात करने के पार्लियामेंट भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसानों ने सड़क पे इकट्ठे हुए और अलग अलग करके वो बात कर रहे थे, और जिस दिन वो एक साथ आके संघ के रूप में बैठे, 3 काले कानून वापस हो गए। संघ की ये ताकत होती है। 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया था, 2 अप्रैल 2018 को हम सिर्फ सड़कों पे आए संघ के रूप में, बिना किसी नेता के। हम सिर्फ सड़कों पे आए संघ में, बिना किसी संगठन के। हम सिर्फ आए सड़कों में बिना किसी के नेतृत्व के, और देखो आप कितना अच्छा इम्पैक्ट गया। तो संघ की ये ताकत होती है। संघ को सिर्फ एक साथ दिखना होता है, एक साथ आना होता है, और जीत संघ को एक साथ दिखना होता है, उसको एक साथ आना होता है। और इसी सोच के साथ और इसी समझ के साथ ये समन संघ आगे बढ़ रहा है। इस समय हम लोग समन संघ से बातचीत कर रहे थे।